नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हरियाणा का पहला सर्वे आ गया और ये सर्वे बीजेपी को हिला देने वाला है। एक तरफा कांग्रेस की जीत ये सर्वे दिखा रहा है और भाजपा की बुरी हाल दिखा रहा है। दोनों के मत प्रतिशत में एक बड़ा अंतर दिखा रहा है ये सर्वे। मैं इस सर्वे पर चर्चा शुरू करूं, ये सर्वे दिखाऊं, कांग्रेस को कितनी सीट मिल रही है, भाजपा को कितनी सीट मिल रही है, भाजपा को कितने परसेंट वोट मिल रहे हैं और कांग्रेस को कितने परसेंट वोट मिल रहे हैं। उससे पहले जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे मेहमान, उनको पहले डिबेट में हम शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ रविंद्र सिंह सेवरान हैं और हमारे साथ जगदीप सिंह सिंधु जी हैं। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं, नमस्कार। लेकिन पहले मैं आपको सर्वे दिखा दूं। नमस्कार जी, नमस्कार। एक सर्वे आ गया, हरियाणा का पहला सर्वे, और उस सर्वे पे चर्चा करते हैं। उससे पहले जरा सर्वे दिखाते हैं, दर्शकों को लोग इंतजार करवाते हैं, हम लोग सीधे सर्वे दिखाते हैं। सर्वे दिखाइए कंट्रोल रूम। ये लोक पोल का सर्वे है और इस लोक पोल के इस सर्वे के मुताबिक हरियाणा की 90 सीटों में कांग्रेस को 58 से 65 सीटें मिल सकती हैं, 58 से 65 के बीच, और भाजपा को 20 से 29। ये बड़ा फर्क है, दो गुने 29। अगर बीजेपी की आप अब अपर लिमिट देखिए सर्वे में तो 29 है और कांग्रेस की लोअर लिमिट 58 है। 29 दूनी 58, दो गुने का अंतर है लोअर लिमिट और अपर लिमिट में। और बीजेपी के लोअर लिमिट और कांग्रेस का अपर लिमिट आप देख लेंगे तो 20 और 65, 3 गुने से ज्यादा का अंतर है। यानी ये बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है इस सर्वे में। इस सर्वे की मैं तारीख वगैरह भी बता दूं ताकि दर्शकों के सामने क्लियर हो जाए। इस सर्वे में सैंपल साइज भी, हरियाणा छोटा प्रदेश है, जनरली जो सर्वे होते हैं वो बड़े बड़े प्रदेशों में 20, 22, 24 हजार का सैंपल साइज होता है, लेकिन हरियाणा जैसे छोटे प्रदेश में इस सर्वे का सैंपल साइज 67,500 है, 67,500। एक तरह से अगर मैं सर्वे काफी समय से मैं व्यक्तिगत रूप से खुद करता रहा हूं, एक अलग तरीके का सर्वे मैं करवाता रहा हूं, कई राज्यों में करवाया है, बड़ा सटीक रहा है। तो मैं जो सर्वे करवाता रहा हूं उसके मुताबिक ये सर्वे बाकी सर्वे के मुकाबले इस सर्वे में सैंपल साइज काफी अच्छा है। ये सैंपल साइज एक ठोस नतीजे की तरफ ले जाता है। इसके अलावा डेट इसमें ध्यान रखना होगा, 26 जुलाई से 24 अगस्त के बीच ये सर्वे हुआ है। एक लंबी अवधि, क्योंकि लंबा सैंपल साइज लिया गया है और फेस टू फेस इंटरव्यू के जरिए ये सर्वे लिया गया है। इस सर्वे में कांग्रेस और बीजेपी में डायरेक्ट फाइट बताई गई है। आईएनएलडी, जेजेपी, बीएसपी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, इन सब की भूमिका को खारिज किया है। 58 से 65 कांग्रेस, 20 से 29 सीटें भाजपा और 3 से 5 सीटें अन्य। अन्य में आप गोपाल कांडा को भी ध्यान में रख सकते हैं, कुछ एक और निर्दलीय हैं उनको ध्यान में रख सकते हैं, और बाकी सब जो फुटकर में ये पार्टियां हैं इनके खाता अगर खुलता है तो हो सकता है इनके भी 1 सीटें हों। लेकिन इस सर्वे पर आप देखते रहिए, इस सर्वे के एक एक पहलू को हम आज एनालाइज करेंगे। सबसे पहले मैं रविंद्र भाई के पास चल रहा हूँ, रास्ते में है लेकिन रास्ते में भी वो सर्वे का विश्लेषण करते हुए चल रहे हैं, चुनावी समय है तो व्यस्त हैं। रविंद्र भाई, ये सर्वे जो है, इस सर्वे में बहुत बड़ा अंतर दिखा रहा है, बहुत बड़ा। और वोट शेयर की बात अगर करें, हमने बताया ना, मैं उस समय भूल गया, वोट शेयर में अंतर देखिए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा का वोट शेयर करीब करीब बराबर था। अगर आम आदमी पार्टी का वोट जोड़ लिया जाए, एक लोकसभा उसके हवाले था, तो कांग्रेस का वोट शेयर थोड़ा ज्यादा था। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ये आंकड़ा कहाँ जा रहा है, कांग्रेस 46 से 48% और भाजपा 35 से 37%। 12% का वोट शेयर किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा अंतर होता है। 2% में तो पूरा खेल खराब हो जाता है, यहाँ पर 12% का अंतर है। रविंद्र भाई, ये सर्वे जमीनी हकीकत के कितने नजदीक लग रहा है? ये जी नमस्कार। सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार और माफी चाहूंगा कि ट्रैवलिंग में हूं, इसलिए कहीं बैठ के नहीं कर पाया और शायद मेरा इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी खराब रहे, तो उसके लिए पहले से दर्शकों से माफी भी मांग लेता हूं।
आशीष भाई, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो सर्वेक्षण आया है ये जमीनी सच्चाई को छूता हुआ है। और जिस तरह की जमीनी सच्चाई हम लोग पिछले कई दिन से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में घूम घूम कर देख रहे हैं, ये बिल्कुल उसी से है। अलग अलग इलाकों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को रिफ्लेक्ट करता हुआ ये सर्वे कहीं ना कहीं दिख रहा है। जो अलग अलग मुद्दे हम लोगों ने पिछले लंबे समय में आपके साथ डिबेट में भी कवर किए, लगता है कहीं ना कहीं वो मुद्दे इस चुनाव में हावी रहने वाले हैं। ये मुद्दा इमोटिव इश्यूज पर नहीं होने वाला है, और ये इस सर्वे में दिख रहा है। जो इमोटिव इश्यूज कास्ट का हो, कोई रिलीजन का हो, उन इश्यूज के ऊपर ये सर्वे नहीं, ये इलेक्शन नहीं होगा। और जो जमीनी मुद्दे हैं, मतलब किसान का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, और जो महिला पहलवानों का मुद्दा, और अग्निपथ का मुद्दा, जो मुख्य मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों पर यह चुनाव होगा, पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पिछले 10 बरस में था, जो उनकी पुअर गवर्नेंस, देखिए गवर्नेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा हरियाणा में इस बार है। गवर्नेंस की, अपनी खराब गवर्नेंस की वजह से बीजेपी की स्थिति इतनी खराब हुई है। अगर गवर्नेंस सुधारते तो शायद बेहतर स्थिति में आ पाते, लेकिन बीजेपी ने पूरा कंसंट्रेशन सोसाइटी को डिवाइड किया, अपनी पूरी एनर्जी जाट और गैर जाट के बीच में विभेद पैदा करने में किया, समाज को बांटने में किया। अगर वो एनर्जी बीजेपी ने अपनी गवर्नेंस को सुधारने में लगाई होती, ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल करने में लगाई होती, और जो विधायक बहुत आसानी के साथ हंसते हुए अपने तमाम मतदाताओं को बोलते, जब मतदाता उनके पास काम लेके जाते थे तो वो बड़ा हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोलते थे कि हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है सरकार में। तो ये वो समय है जब आज ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि अगर आपने किसी विधायक की नहीं सुनी, अगर आपने किसी मतदाता की नहीं सुनी, अगर बुजुर्गों का सरेआम अपमान किया, महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, तो आज जनता जो है वो उन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर वोट देगी। आपकी पॉलिसीज जो है उनके खिलाफ वोट दे रही है। और बीजेपी के पास इतना सुनहरा मौका था, हरियाणा जैसा प्रांत जहां पर बीजेपी पिछले 70 साल से स्ट्रगल कर रही थी, वहां 2014 में मौका दिया और बीजेपी ने उस मौके को गंवाया, समाज को बांटने में गंवा दिया। और जो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए था, हरियाणा जो दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ, 3 तरफ से सटा इलाका है, उस इलाके का जितना चाहे विकास कर सकते थे, इतना बेहतरीन मौका दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार, लेकिन बीजेपी ने पूरी एनर्जी लगा दी उन मुद्दों पर जो बेमानी मुद्दे थे, जो समाज को बांटने के लिए बने मुद्दे थे, उन पर एनर्जी लगाई, अपने मतदाताओं का अपमान किया। वो रिफ्लेक्ट कर रहा है आशीष भाई इस सर्वे में, और बिल्कुल जमीन को छूता सर्वे है, जमीनी सच्चाई को बताता हुआ सर्वे है। और मैं तो ये अभी सिंधु भाई से भी बात हो रही थी, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये सर्वे भी फेल हो जाए, जिस तरह का माहौल हम लोग देख रहे हैं। मैं एक सवाल और जोड़ दूं। मैं आप ही से पहले सवाल ले लेता हूं, क्योंकि आपके नेटवर्क में कभी दिक्कत आ जाए तो फिर सिंधु जी हमारे पास रहेंगे। एक सवाल और है, आपने कहा कि ये सर्वे भी फेल ना हो जाए, मैं सवाल ही यही करने वाला था, इसलिए रोका। ये सर्वे जो हुआ है, मैंने तारीख बताई थी 26 जुलाई से 24 अगस्त। इस सर्वे में कंगना रनौत की भूमिका भी नहीं है, जबकि कंगना के बयान के बाद हरियाणा से जो ग्राउंड से रिपोर्ट है, लोगों में बड़ी नाराजगी है। गांव में तो सब कह रहे हैं कि अब आप घुसो, बताता हूं, ये वाला माहौल है। तो कंगना के बगैर ये आंकड़े हैं और कंगना का योगदान अब हो चुका है, तब फिर ये सर्वे कहा जाएगा? ये कंगना का योगदान हो गया है, और आज मनीष ग्रोवर का योगदान हो गया है। उन्होंने एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बहुत बदतमीजी से गाली गलौज किया, उन्होंने उसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है, चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगा है। उनका भी इसमें उनका योगदान को भी काउंट नहीं किया गया है, और इसमें पता नहीं जेपी दलाल के योगदान को काउंट किया गया है कि नहीं किया गया है। तभी मैं कह रहा हूं, और अभी तो टिकटों का बंटवारा होना बाकी है। जब बीजेपी के उम्मीदवार, प्रत्याशी अपने अपने इलाकों में लोगों से वोट मांगने जाएंगे, असली सवाल तो तब पूछे जाएंगे। हमने जब लोकसभा चुनाव में आशीष भाई देखा कि कैंडिडेट जब जा रहे थे तो उनका किस तरीके से स्वागत हो रहा था, कितना भयंकर उनका विरोध था। और यहाँ पंजाब में क्या हालत थी, उनको गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा था। तो आज तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, इस सरकार में हमारी तो चलती नहीं है, हम लोग कैसे काम करवा दे। जब आप काम करवाने की पोजीशन में नहीं थे, और देखिए विधायक के साथ जो इंटरेक्शन लोगों का होता है वो सांसद के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है, तो सांसदों से जितना गुस्सा था, विधायकों से तो गुस्से की सीमा उससे कहीं आगे जा चुकी है। और रोजमर्रा के काम थे। सिंधु साहब के पास चलते हैं, दोबारा नेटवर्क अगर जुड़ता है तो फिर रविंद्र भाई रहेंगे साथ। सिंधु साहब के पास चलते हैं। इस
मैं इस पूरे पोल का, सर्वे का पोस्टमार्टम करना चाहता हूं। एक पोर्शन इसमें है कि जाट, जाट सिख और जाटो, ये तीनों के तीनों बड़े पैमाने पर, मतलब कहा जाए तो करीब करीब एक तरफा कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। यानी जाट, जाट सिख और दलित, ये कॉम्बिनेशन अपने आप में ही 22.5-23% जाट और 21% दलित, ये अपने आप में ही डेडली कॉम्बिनेशन है अकेले किसी को हराने के लिए। ये रविंद्र भाई, आप तक बिल्कुल आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मैं अगर मैं आपसे सवाल ही ले लेता हूँ। अगर मैं हाँ हाँ आशीष भाई, अगर मैं सवाल ठीक से सुन पाया तो आपने दलित और जाट कॉम्बिनेशन की बात की है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। 21%, 2011 की, फिर कह रहा हूँ 2011 की जनगणना है 21%, 21 में जनगणना नहीं हुई, ये प्रतिशत बढ़ा है, इसकी जनसंख्या बढ़ी है। जाटों का फीसदी कम से कम 25 हरियाणा में बताया जाता है, 27 तक हो सकता है। तो ये एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है। और हम लोग इन दो जातियों की बात क्यों कर रहे हैं? हरियाणा के किसान मुख्तलिफ जातियों के किसान है, ओबीसी हैं, शेड्यूल कास्ट है, जनरल कास्ट है, वो लोग क्या हरियाणा की सरकार से खुश हैं? क्या जब 13 महीना सरकार किसान यहाँ पर बैठे थे, उसमें तो सिर्फ जाट नहीं थे, उसमें तो दलित नहीं थे, उसमें तो तमाम जातियों के किसान थे। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है आशीष भाई, जिसमें लगभग हर जाति के पास जमीनें हैं, बहुत सारी जातियों के पास जमीन है, सैनी समाज के पास जमीन है, यादव समाज के पास जमीन है, रोड बहुत मजबूत है, बिश्नोई समाज बहुत ताकतवर है। तो ये क्या सरकार की नीतियों से खुश हैं? क्या इन जाति के लोगों को एमएसपी क्या मिल गया है? अब यहाँ पर इन लोगों को कर्ज में नहीं डूबना पड़ता है क्या? तमाम तकलीफें इन लोगों को भी सहन करनी पड़ रही हैं। तो ये लोग भला बीजेपी की सरकार से कैसे खुश होंगे? बीजेपी के पास केवल एक दांव है, वो दांव यही है कि वो किसी तरीके से किसानों को, फौजियों को, कर्मचारियों को, आम जनमानस को दो धड़ों में बांट दे, जाति की राजनीति करे। इसके अलावा बीजेपी के पास कोई ऐसा हथियार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने यहाँ पर इलाके में कोई काम किया हो। और यही सबसे बड़ी बीजेपी को इस वक्त जो है समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और समस्या का सामना उनको ये भी करना पड़ रहा है कि चारों तरफ से उनके अपने लोग, बीजेपी के अपने जो कद्दावर नेता हैं, वो नाराज घूम रहे हैं। 4 दिशाएं होती हैं देश में, देखिए हमारे यहाँ 4 दिशाओं में 4 नेता इनके हैं। उत्तर भारत में एक अनिल विज हैं, नाराज घूम रहे हैं। दक्षिण हरियाणा, उत्तर हरियाणा में अनिल विज हैं, दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत और राव नरवीर दोनों नाराज। पश्चिमी हरियाणा में रणजीत चौटाला कह रहे हैं मैं तो चुनाव लड़ूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। और पूर्वी जो हिस्सा बच गया सोनीपत का, उसमें मोहनलाल बड़ौली कह चुके हैं कि भैया हमको तो हराई बीजेपी वालों ने है, कांग्रेस तो हरा ही नहीं पा रही। तो चारों तरफ से तो बीजेपी घिरी है संकटों से, उस पर इस तरह का एंटी इनकम्बेंसी और काम के नाम पे गिनवाने के लिए कुछ है नहीं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। ये जो सर्वे के रिकॉर्ड आए हैं 20 से 29 सीटें, ये भी सरवाइव कर पाना उनके लिए हालात जो है वो काफी कठिन है। और उन सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़े तुरुप के बीजेपी के हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो आज तक हरियाणा नहीं आए हैं, एक भी रैली नहीं करी, कोई परियोजना नहीं की। तो बीजेपी ना तो अभी तक को अपना कैंपेन कोई शुरू कर पाई है, टिकटों के बंटवारे में सिर्फ फुटबॉल हो रहा है, रोज खबरें आ रही हैं। मीटिंग करने के लिए बैठते हैं तो वहां से चिट्ठी आती है कि हमारी तारीखें बढ़ा दो, मीटिंग में कोई कैंडिडेट्स की सूची आती नहीं है, वहां से गुजारिश की चिट्ठी आती है कि तारीख बढ़ा दो। इलेक्शन कमीशन ने भी सुनना बंद कर दिया, तारीख भी नहीं बढ़ा रहे। तो अब उसी में तारीख में चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव लड़े किस तरीके से? प्रधानमंत्री हरियाणा नहीं आ रहे हैं रैलियों को संबोधित करने के लिए। तो बीजेपी की स्थिति जो है इस वक्त काफी परेशानी की है। और उसके ऊपर ये लोक पोल का सर्वे आ गया, सर्वे आने से लोगों की और आंख खुल गई। तो थोड़े बहुत जो वोटर्स थे जिनको लग रहा था कि बीजेपी की सरकार आएगी, उन्होंने वो लोक पोल के सर्वे ने उनकी और आंखें खोल दी हैं। तो ऐसी स्थिति में चैलेंजेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और 10 साल जो बीजेपी ने जिस तरीके से हरियाणा को रूल किया है, मिस गवर्नेंस किया है, उसका ये एक रिफ्लेक्शन होगा। और हरियाणा का चुनाव जो होगा आशीष भाई, वो इस बात के लिए पूरे हिंदुस्तान को इस पर नजर रखनी इसलिए जरूरी है कि मिस गवर्नेंस जो हुकूमत करेगी, जो पार्टी मिस गवर्नेंस करेगी, उसका किस तरीके से वहां के लोग, वहां के मतदाता कैसे उसका माकूल जवाब देंगे। मुझे लगता है ये हरियाणा नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर मतदाता को सोचना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि अगर सरकार केवल बंटवारे की राजनीति करेगी, अगर पॉलिटिकल पार्टी केवल डिविजनल टेक्टिक्स अपनाएगी और पुअर गवर्नेंस रखेगी, तो उसका जवाब देने की जिम्मेदारी लोकशाही में केवल मतदाताओं के पास है। और मतदाता अब 1 तारीख का इंतजार कर रहे हैं आशीष भाई। मैं सिंधु साहब के पास चलता हूं। अगला सवाल आप रुकिएगा, लेकिन साथ में अगला सवाल आपके मैं पास बनाऊं। लाऊंगा।
वो सवाल लेके आऊंगा जो अब तक किसी चर्चा में, खासकर हमारे चर्चा में तो नहीं आया, मुझे लगता है और चर्चाओं में नहीं आता है, क्योंकि आज मेरी हरियाणा में बातचीत हो रही थी। एक मामला जो इस सरकार को जो 20 से 29 दिख रहा है और कम हो सकता है, इसके पीछे एक प्रॉपर्टी आईडी का बहुत बड़ा योगदान बताया जा रहा है। इस प्रॉपर्टी आईडी का खेल क्या था, क्यों इस प्रॉपर्टी आईडी से लोग इतना भड़के हुए हैं, इस पर भी चर्चा जरूरी है। लेकिन मैं सिंधु साहब के पास चलूंगा। सिंधु साहब, इसमें एक आध चीजें अंडरलाइन करने वाली बड़ी महत्वपूर्ण है। सर्वे ने इस बात पर भी इशारा किया है कि भाजपा जीटी रोड बेल्ट पर वोट बैंक को साधने और जुटाने में नाकाम रही है, और वजह क्या बताई जा रही है, दो गुटों में बंटने के चलते। ये जीटी रोड बेल्ट पर क्या धक्का पहुंचा है? और दूसरी चीज, एक साथ दो सवाल कर दूं। दूसरी चीज, यात्राओं का खासा प्रभाव हुआ है हरियाणा में, चाहे वो हरियाणा मांगे हिसाब वाले यात्रा हो और चाहे सैलजा की यात्रा हो, जो रूरल एरियाज में उन्होंने की है यात्रा। इन यात्राओं का ये दो फैक्टर, क्या इनका असर, कितना असर रहा है, ये जीटी रोड बेल्ट और यात्रा? आशीष जी, जो आपने एक बात कही है वो प्रॉपर्टी आईडी वाली, हम्म। प्रॉपर्टी आईडी से पहले परिवार पहचान पत्र बनाए गए थे हरियाणा में। और हरियाणा की जो गवर्नेंस है, वो अधिकतर गवर्नेंस जो भी होती थी उसमें कोई ना कोई जो भी मुद्दा रहता था उसके लिए एक पोर्टल बना दिया जाता। ये किसानों के साथ शुरू हुआ था, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इस तरह से, और फैमिली आईडी, अब ये प्रॉपर्टी आईडी, और जाने क्या क्या आईडीज, जाने क्या क्या ऐसी जो योजनाएं थी उनको इस तरह से पोर्टल के थ्रू चलाने की कवायद की गई। ये जो गवर्नेंस मॉडल रहा, और इसमें अगर कोई भी सामान्य व्यक्ति अगर किसी भी जिले के कार्यालय में जाता था, जहां मिनी सेक्रेटरीट बोलते हैं, तो वहां अगर वो जाता था तो उसको वहां एक टोकन लेना होता था और कार्यालय के काम के संबंध में पूरी जानकारी देनी है। उसके बाद वो टोकन मिलेगा, तब वो किसी अधिकारी से मिल पाएगा, और ये इस तरह का। तो ये एक ऐसा सिस्टम बना दिया था जिसमें जो सार्वजनिक सरकारी कार्यालय है वहां भी एक कंप्लीट टाइप गवर्नेंस का तरीका हो गया। जनता समझती है, जनता देखती है। रही बात हरियाणा में किसानों के मुद्दों की, या ये जो अभी चल रही है बातें, जितने भी मुद्दे हैं, सबसे पहले है मुआवजे की। निरंतर मुआवजे के लिए किसानों पिछले 10 सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं। वो जो मुद्दा है उसने हर एक लोग, हर घर को 70% के करीब ऐसी जनता है जो ग्रामीण परिवेश से संबंध रखती, जो नीचे के तबके हैं, जो गरीब तबके हैं, जिनके लिए एक योजना होती थी मनरेगा की, जहां से उनको कुछ सहायता मिलती थी। अब उसके निरंतर घटते हुए बजट से, उनके काम नहीं मिलने से, वो कहा तो ये जाता है कि हम दलित हितैषी हैं, लेकिन योजनाएं जो है वो दलितों की, उनके बजट घट गए हैं। तो वो जो एक बढ़ता हुआ सा आक्रोश था, वो सारी जनता समझती है। रही बात जीटी बेल्ट की, जीटी रोड बेल्ट की, जीटी रोड बेल्ट बोलते हैं, अगर हम पलवल से चलेंगे, यानी कि होडल से लेके और पंचकुला तक, ये जीटी रोड बेल्ट बोलते हैं। तो इस जीटी रोड बेल्ट में आप ये देखिए कि अधिकतर सीटें ये सारी किसान बहुल है। कुछ सीटें ऐसी हैं जो जैसे पानीपत की शहरी सीट है, करनाल शहरी सीट है, अंबाला की शहरी सीट है। तो वो जो पुरानी गढ़ है शहरी सीटों की, करनाल हो गया, अंबाला हो गया, पानीपत हो गया, ये ऐसे शहर हैं, या सोनीपत शहर है, या फरीदाबाद शहर है, ये ऐसे शहर हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का कुछ आधार बना था। लेकिन वहां हमेशा से कांग्रेस भी उतनी ही मजबूत रही। और जितने ये लोग हैं इन शहरों के आसपास, इस जीटी रोड बेल्ट के आसपास, ये सारे के सारे किसान वर्ग से संबंधित हैं। ये गांव जितने भी हैं, ये सारे किसानों के गांव। तो इसलिए ये इस जीटी रोड बेल्ट पे भी किसान आंदोलन का उतना ही बड़ा प्रभाव रहा, किसानों की समस्याएं उतनी ही रही विकराल रूप से जितनी अन्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में रही। तो इस जीटी रोड बेल्ट को ये कह देना कि ये किसी एक पार्टी का गढ़ बन गया है, ऐसा नहीं है। कुछ सीटें हो सकती हैं
जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ या उनकी विचारधारा को समर्थन करने वाली हो सकती है। लेकिन उन्हीं सीटों पे विगत में कांग्रेस भी उतने ही बड़े मार्जिन से जीतती रही। तो ये एक बात कहना कि भी ये जीटी रोड बेल्ट या कुछ और, प्रदेश की जितने भी क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र की अपने डायनामिज्म है। उत्तरी हरियाणा के अपनी समस्याएं हैं, मध्य हरियाणा में अपनी समस्याएं हैं, अहिरवाल क्षेत्र की अलग समस्याएं हैं, पश्चिमी हरियाणा की अलग समस्याएं हैं। अब बात यह आती है कि जो कुल मिला के गवर्नेंस थी भारतीय जनता पार्टी की, उस भारतीय जनता पार्टी ने उस गवर्नेंस में और उस गवर्नेंस से जो आम मतदाता है, जो जनता है, उसके सरोकार मैं ये कह सकता हूं मिसिंग थे। ये जितनी भी गवर्नेंस हुई उसमें जो आम मतदाता के सरोकार है, हरियाणा प्रदेश के जो सरोकार थे, वो सरोकार कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इनके जो गवर्नेंस मॉडल है उसमें सरोकार इनके प्रचार का था, उसमें सरोकार इनके अपने बढ़ाने का रहा। तो इसलिए धीरे धीरे लोगों को जब परेशानियां आई और जब प्रशासन की तरफ से सुनवाइयां नहीं हुई और जब वो जनप्रतिनिधियों के पास गए, अपने अपने क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों के पास गए, तो उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। और ये देखिए कि हरियाणा में एक और गवर्नेंस का एक और लेयर है, एक स्तर है, पद्धति है, वो है पंचायती राज की। पंचायती राज में जब ये सरकार आई तो इन्होंने कंडीशन जो लगाई कि जो पंचायत में सरपंच या पंच के लिए खड़ा होना चाहते हैं वो 8वीं पास होना चाहिए। उसके बाद दोबारा फिर कोई और कंडीशन लगाई। तो ये पंचायती राज की व्यवस्था को जिस तरह से नियंत्रित करने की कोशिश की गई, तो ग्रामीण समाज में पहले तो इसको मान लिया गया, लेकिन बाद में ये समझ में आया कि ये एक तरह से हर एक उस पहलू पे, हर एक उस क्षेत्र पे ये जो प्रशासन है ये इतना नियंत्रण करना चाहता है। तो लोग इस चीज को समझते हैं। एक स्वतंत्रता का भाव जो होता है और एक नियंत्रण का भाव जो होता है, इसमें बड़ा अंतर है। इसको समझना बहुत आवश्यक है। अगर आज आप आक्रोश को देखेंगे, आक्रोश के पीछे के कारकों को देखेंगे, तो आपको ये स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि जो एक नियंत्रण का भाव है वो कहीं ना कहीं इस पार्टी की नीतियों के लिए लोगों के मन में बनी हुई धारणाओं के विपरीत गया। और इसीलिए सबसे बड़ा लोगों के अंदर आज जो इस पार्टी के प्रति आक्रोश है, त्रस्त है, वो इसीलिए है क्योंकि वो सरोकार वहां से गायब है। जो लोगों के सरोकार होने चाहिए थे, जो जनप्रतिनिधि जीते थे, उनके द्वारा जो लोगों के सरोकारों को हल किया जाना चाहिए था, वो गायब है। तो कुल मिला के अगर कहें तो ये जो सर्वे आया है, ये सर्वे हरियाणा की उस पिक्चर को दिखाने की कोशिश है, उस पिक्चर को दिखा रहा है, उसके बिल्कुल करीब है जो आज की वास्तविक स्थितियां हैं। और हो सकता है कि इनके जो सैंपल साइज है वो पूरी तरह से पूरे प्रदेश में विस्तृत होंगे और अलग अलग जो वर्ग है, सामाजिक वर्ग है, चाहे वो शहरी हैं या ग्रामीण हैं या वो किसी भी जाति विशेष से हैं या किसी भी कार्य क्षेत्र से संबंधित हैं, अगर वो उसको पूर्ण रूप से लिया है और उसका अगर ये निचोड़ निकलता है तो ये हरियाणा की वास्तविक स्थिति आज कही जा सकती है। और मैंने आशीष जी आपके प्रोग्राम में भी और जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब भी मैंने ये बार बार कहा था, बार बार कई प्रोग्रामों में मैं कह चुका था कि भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में अपनी सम्मानजनक हार बचाए रखने के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। और हरियाणा में आज जो हालात हैं वो 2005 के जो हालात थे उनसे बहुत मिलते जुलते हैं और हो सकता है कि हरियाणा में 2005 वाली स्थितियां रिपीट हो जाएं। आज ये जो सर्वे है ये उसी बात को पुख्ता करते हैं कि हरियाणा में जिस प्रकार का लोगों में, मतदाताओं में आक्रोश है, जो नाराजगी है, जो निराशा है, जो हताशा है, जो गुस्सा है, वो ये सर्वे दिखाता है। चलिए, मतलब अब देखते हैं सम्मानजनक हार मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के मेरी बातचीत जो हुई, इस प्रॉपर्टी आईडी ने इतना परेशान किया लोगों को कि मुझे बताने वाले ने तो यहाँ तक बताया कि एक ही घर के दो, आधा घर किसी का कोई और मालिक हो गया, आधा का कोई और मालिक हो गया, आधी जमीन का कोई और मालिक, आधी जमीन का कोई और मालिक। और जब उसको ठीक करवाने की एक बात बताता हूँ, हाँ नहीं, दफ्तरों में जब गए सिंधु साहब तो पता चला कि बहुत अच्छा खासा वहां पे चढ़ावा चढ़ाना पड़ा।
जिसकी मैं संपत्ति आपको कम थी उसको छोटा चढ़ावा, जिसकी संपत्ति ज्यादा थी वहां पे 1-1 लाख का चढ़ावा। जी मैं सिंधु एक साहब कुछ ऐसे बोलिए। मैं एक ऐसे व्यक्ति का बयान बताता हूं आपको, जिसने मुझे 3 दिन पहले बताया। वो व्यक्ति हरियाणा के कई जिलों में एसडीएम रहे, हम्म वो डिप्टी डायरेक्टर रहे। अब उनके साथ प्रॉपर्टी आईडी के लिए उनके यहाँ समस्या हो गई। अब वो एक अधिकारी रहने के बावजूद वो रिटायर हो गए। वो जब कार्यालय में गए तो वो कार्यालय के अधिकारी कहते हैं कि सर आप इतने सीनियर आप क्यों आए, आप बता देते। वो बोला कि मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, इसमें आपने ये कैसे लिख दिया, ये नाम गलत कैसे हो गया। तो बोला कि ये सर्वे की तरफ से हुआ है। तो बोला कि ये मेरी जिम्मेवारी थोड़ा ही है, अब इसको ठीक करिए आप। तो वहां ये कहा गया कि सर ये तो आपको डॉक्यूमेंट लाके प्रूव करना पड़ेगा कि ये वही चीज है। तो बोला कि ये मेरी गलती थोड़ा ही है। तो उस चीज को लेके वहां बहस हुई। बाद में उस चीज को कहा कि इसको कैसे ठीक किया जाए। वो बताते हैं कि मुझे 3 महीने तक लगातार चक्कर काटने पड़े, और उसमें बार बार मेरे को ये बताना पड़ा, और वहां जाके उन उन जो छोटे कर्मचारी थे, जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे, उनको भी कहना पड़ा कि अगर आप लोगों ने इसको ठीक नहीं किया तो मैं कानूनी कार्रवाई में आप सभी को ले लूंगा। क्योंकि वो एक बड़े अधिकारी डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने अपनी व्यथा बताई मुझे, और इसी तरह की बहुत सी व्यथाएं बहुत से लोगों ने बताई हैं कि ये प्रॉपर्टी आईडी में किस प्रकार से अगर कोई सर्वे की टीम, अगर कोई सर्वे की कंपनी बिना मालिकान से मिले, बिना उनसे बात किए, अगर वो अपने ढंग से डाटा फीड करके और उसको अगर कंप्यूटर में और रिकॉर्ड में चढ़ा दिया गया, तो अब लोग उसके लिए धक्के खाते फिरते हैं। अब जगदीप सिंह सिंधु की अगर प्रॉपर्टी आईडी है, और अगर उसके लिए पड़ोसी से पूछ लिया इनका नाम क्या है, उसने जगदीश सिंह बता दिया और सिंधु नहीं बताया, तो मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी आईडी में नाम सुधरवाने में 6 महीने लग जाएंगे। कि बहुत इस मामले में जो जानकारी है, बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, लूट मची, और कायदे से तो उस सर्वे एजेंसी जिसको दिया गया था, उस सर्वे एजेंसी पर मुकदमा होना चाहिए था, उसको जेल में डालना चाहिए उन सबको। पूरे हरियाणा का उथल पुथल कर दिया उसने। रविंद्र भाई की प्रॉपर्टी जगदीप जी को मालिक बना दिया, जगदीप भाई की प्रॉपर्टी को किसी और के नाम से कर दिया, ये हालत कर दिया। खैर, ये फाइनल सवाल रविंद्र भाई, प्रॉपर्टी आईडी, यात्रा, ये कुल मिला जुला करके ये फिलहाल लोग पोल सर्वे को सटीक बता रही हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि ये सैंपल साइज एक बड़ा 90 विधानसभा सीटों पर अगर 67,000 का सैंपल साइज है तो ये बहुत बड़ा सैंपल साइज होता है। जो मैंने 15-16 साल में मैंने बहुत सारे सर्वे करवाए हैं, और खुद अपने मतलब हाथों से किया और अपने सुपरविजन में करवाया। तो ये बड़ा सैंपल साइज है। ये सैंपल साइज और ये मुद्दे, ये प्रॉपर्टी आईडी, ये यात्राएं जो उस तरफ इशारा किया है उसने, क्योंकि फेस टू फेस सर्वे किया है, तो बताया कि यात्राओं का भी असर है। ये यात्राओं ने तस्वीर बदली है क्या? बदली है। ये बात ठीक है। देखिए, चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप, इन तीनों ने अलग अलग इलाकों में अपनी अपनी यात्राएं शुरू कर दी थी, जबकि बीजेपी ने इस तरह का कोई अपना कार्यक्रम जारी नहीं किया था। तो बीजेपी जो है वो ज्यादा घाटे में रही चुनाव के जल्दी होने से, और कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना फायदा उसमें कर लिया, क्योंकि उन्होंने यात्राओं की शुरुआत कर दी। यात्राओं के साथ उनका मेल भी हुआ, वो लोगों से मिले भी, और नेचुरली आज की तारीख में माहौल थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में था, तो जो लोग रूठे थे उनको मनाने का भी मौका उनको मिल गया। तो उसका बेनिफिट यकीनन हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों नेता, जो बड़े नेता, उन्होंने अपने अपनी यात्राएं कर दी। तो और वो शैलजा की जो यात्रा थी वो शहरी इलाकों में थी, रणदीप सुरजेवाला की अलग अलग दूसरे क्षेत्रों में थी, और दीपेंद्र हुड्डा की तो गांव देहात में थी। तो उसका बेनिफिट इनको मिल गया कि पूरे हरियाणा में कोई ना कोई एक बड़ा नेता भी कांग्रेस पार्टी का लोगों के बीच में पहुंच गया। भूपेंद्र हुड्डा भी तैयारी कर रहे थे रैली करने की, यात्राएं करने की, लेकिन इस बीच चुनाव की घोषणा हो गई। और जो आपने चर्चा की प्रॉपर्टी आईडी की और दूसरी, यही तो हम लोग, आशीष भाई, जो मिस गवर्नेंस की बात कह रहे हैं ना, वो यही है। सरकार एक पॉलिसी लेके आती है, सरकार उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर देती है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद ऐसी तो कोई पॉलिसी धरती पे होती नहीं है कि एक बार इम्प्लीमेंट हो गई उसमें गड़बड़ ना हो।
जमीन पे जब वो पॉलिसी उतारी जाती है तो उसमें ढेर सारी दिक्कतें आती हैं और उनको सुधारने के लिए एक सेल बनाया जाता है, कंप्लेंट्स के बॉक्सेस होते हैं। यहाँ पे वही कमी रही। इन्होंने कई सारे पोर्टल्स बनाए, इन्होंने कई सारी पॉलिसी जिस तरह की प्रॉपर्टी आईडी जैसी बनाई और उन पॉलिसीज को लागू कर दिया। लागू करने के बाद उसमें वो जगह छोड़ी नहीं कि लोगों को अगर दिक्कत आए, अगर लोगों को कोई फीडबैक देना हो, कोई कंप्लेंट करनी हो, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जब वही शिकायतें लेके, वही प्रॉब्लम्स को लेके लोगों ने विधायकों से संपर्क किया तो विधायकों ने कहा हमारी चलती नहीं है। मंत्रियों ने कहा जी ये तो मुख्यमंत्री का आदेश है। मुख्यमंत्री मिल नहीं रहे हैं। अफसरशाही जो है वो जैसे आपने बताया कि घूसखोरी की वजह से काम करती है, उसके अलावा काम नहीं करती। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स सबसे ज्यादा इन वजह से हुई हैं। और आम आदमी जो पॉलिसीज, एक जो हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन है, तो वो पेंशन जो है उस पेंशन को लेने के लिए कई सारी नियम बना दिए गए कि पेंशन पहले तो था कि भाई जिस व्यक्ति की उम्र एक 60 से ऊपर हो गई वो पेंशन का हकदार है, अगर वो कोई दूसरी सरकारी पेंशन नहीं ले रहा है तो। इन्होंने आने के बाद उसमें कई सारे नियम लगा दिए। उसके बाद जो ये बीपीएल का कार्ड है, बीपीएल का कार्ड बनाने के अलग अलग तरीके लगा दिए कि अगर आपके घर में फला चीज है, फ्रिज है, ये फलानी चीज है, तो आपको बीपीएल का कार्ड नहीं मिलेगा। उसकी वजह से ढेरों लोग बीपीएल की लाइन से बाहर चले गए और उसकी वजह से बुढ़ापा जो पेंशन मिलती थी उसकी लाइन से बाहर चले गए। तो ऐसी कई सारी समस्या, और कारोबारियों की जहां तक बात है, उनके लिए अगर कोई टैक्स इंप्लीमेंट किया, टैक्स में कुछ प्रॉब्लम उनको आई, और टैक्स क्या है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है टैक्स की, आपको पता ही है। एक टैक्स जीएसटी को देना पड़ता है, दूसरा टैक्स पर इनकम टैक्स अथॉरिटीज भी उस पर क्लेम करती है कि वो डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है। तो उस वजह से कई बार ऐसे कॉम्प्लेक्सिटीज का शिकार कारोबारी हुए, उन्होंने उनसे वो टैक्स भरवा लिए गए जो वो टैक्स जिनको उनको भरने ही नहीं थे। उसके बाद जब रिक्लेम करने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि आप तो रिक्लेम कर नहीं सकते क्योंकि आपने जो टैक्स भर दिया गैर कानूनी था, ये तो आपको भरना ही नहीं था, इस पर तो आपको इनकम टैक्स नोटिस आ जाएगा। तो इस वजह से क्या है कि वो फीडबैक का चैनल नहीं एस्टेब्लिश कर पाई बीजेपी, उसके कारण लोगों को मिस गवर्नेंस का सामना करना पड़ा और वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है यहाँ के लोगों को। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो कनेक्ट टूटा लोगों के साथ मुख्यमंत्री या सरकार का, वो सबसे बड़ा कारण है कि आज ये लोक पोल का सर्वे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसलिए बीजेपी हाशिए पर है। नहीं तो हम लोग तो आशीष भाई बार बार यही बात कहते ही हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तो कोई ऐसे महान काम नहीं किए कि उनको सारी वोट दे देनी चाहिए, लेकिन अब ऑप्शन नहीं है, तीसरा फ्रंट कोई है नहीं। इसमें भी देखिए जो सर्वे आया है, इसमें 3 से 7 सीटें दे रहे हैं। जो हुई आम आदमी पार्टी है, बलराज कुंडू की पार्टी है, गोपाल कांडा की पार्टी है, आईएनएलडी, बीएसपी, चंद्रशेखर रावण, जेजेपी, ये सारी पार्टियों को कुल मिलाकर 3 से 7 सीटों का जायजा लग रहा है कि इनको इतना सीटें मिल सकती हैं। तो इसका कारण यही है कि बीजेपी ने जिस तरीके से मिस गवर्नेंस किया है, लोगों एक पॉलिसी लगाई, पॉलिसी का कोई फीडबैक सिस्टम तैयार नहीं किया, एक बात लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश नहीं की, लोगों तक अपनी पहुंच नहीं बनाई, उनके प्रति एक नर्म रवैया अख्तियार नहीं किया, सख्ती से उनसे पेश आने की कोशिश की और हरियाणा के जो मूल सेंटिमेंट्स थे उनको समझने में नाकाम रही। तभी बीजेपी की ये स्थिति होती हुई दिख रही है। कांग्रेस पार्टी ने कोई बहुत बड़ा एजिटेशन लीड किए, ऐसा नहीं था। कांग्रेस अपने आपस की लड़ाइयों में उलझी रही, लेकिन आज लोगों को कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है कांग्रेस के अलावा। बाकी के जो दल थे जेजेपी, वो अपने अपनी लड़ाइयों की वजह से आज वो खुद हाशिए पर हैं। 1 से 2% वोट की उनके है आज की तारीख में, हैसियत बच गई है। ऐसे में कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन दिखता नहीं है, इसलिए लोक पोल का ये सर्वे सही होता हुआ दिख रहा है। आशीष भाई चलिए, कुल मिला के यही है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया तो परेशान नहीं किया, भाजपा ने काम भी नहीं किया और परेशान भी जमकर किया। यही बड़ा फर्क है और यही फर्क इस सर्वे में दिख रहा है। फिलहाल आप लोग देखते रहिए न्यूज लॉन्चर, हरियाणा की हर अपडेट रविंद्र भाई, हमारे जगदीप जी तो पूरे दिन कोई भी अपडेट होता है तत्काल भेजते हैं, उनके जरिए आप तक हम लाते रहेंगे। इजाजत दीजिए हमें फिलहाल, नमस्कार। नमस्कार।